नदियाँ नदियाँ हमारे धर्म, जीवन और विज्ञान के सिद्धांतों को प्रतिपादित करती आई हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत देश की अखंडता और पर्यावरण को निरंतर बनाए रखने के लिए नदियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। और इसी योगदान की अटलता को बनाए रखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा सेवा यात्रा का संकल्प लिया और इस संकल्प का उत्तरदायित्व प्रदेश संयोजक के रूप में डॉक्टर जामदार को दिया। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, आपको एक अखंड दायित्व मिला है नर्मदा सेवा यात्रा का, के बारे में आपका क्या कहना है? मैं तो उसको नर्मदा जी की कृपा मानता हूँ। हम तो बचपन में यहीं पैदा हुए हैं और यहीं पर नर्मदा जी की गोद में खेले हुए हैं। जब बहुत छोटे थे तो कई घंटों तक यहाँ जिलेरी घाट में आकर के तैरा करते थे। और जैसे बड़े हो गए, अब डॉक्टर हो गए, टाइम कम है, तो नर्मदा जी के तट पर आना कम होता है। पर फिर भी एक नियम है कि लगभग सप्ताह में एक दिन तो आना होता ही है। जनरली इस घाट पर या उस घाट पर, कभी साकेत धाम, कभी यहाँ। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है? नर्मदा जी की आयु है 4 करोड़ वर्ष से अधिक। ये विश्व की सबसे प्राचीन नदी है। अभी तक कितने वर्ष हो चुके हैं? 4 करोड़ वर्ष की आयु है, आप समझ लीजिए इस पर से। गंगा जी तो बहुत बाद में आई, सबसे प्राचीन। ये सबसे प्राचीन नदी है। और मुझे लगता है कि अब सबको अपनी माँ सुंदर लगती है, तो नर्मदा जी विश्व की सबसे सुंदर नदी। और इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इनका सौंदर्य और इनकी शुद्धता, इनकी पवित्रता, इसको बनाए रखना, ये इस यात्रा का और इस प्रकल्प का ये एकमात्र उद्देश्य है। 2 चीजें हैं, एक प्रकल्प है, एक यात्रा है। थोड़ा इसके अंदर भेद है जिसको समझने की आवश्यकता है। एक है नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प, जिसका मैं संयोजक हूँ। ये नमामि देवी नर्मदे प्रकल्प अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्यों? तो क्योंकि शुरुआत तो अभी मुख्यमंत्री ने कर दी। वो नर्मदा सेवा यात्रा है। अच्छा, वो नर्मदा सेवा यात्रा है और आप प्रकल्प की बात कर रहे हैं। जी, नर्मदा सेवा यात्रा is kick-starting a project which is known as Namami Devi Narmade Prakalp. The object of Namami Devi Narmade Prakalp is very clear. It is to ensure the purity, the beauty, the continuity of the river. Whereas the Seva Yatra has got a very limited objective. The objective of Seva Yatra is to involve people. सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं। And that is the primary objective of the yatra. Yatra starts on the 11th of December, started on the 11th of the December, ends on 11th May. पर ये जो प्रकल्प है ये अनंत काल तक चलने वाला है। जब तक नदी है तब तक ये प्रकल्प चलेगा। तो ये नर्मदा सेवा यात्रा का जो नर्मदा सेवा यात्रा मुख्यमंत्री ने शुरू की है, तो कहीं ना कहीं नदी के संरक्षणों की बात हो रही है, इसमें जल शुद्धिकरण की बात हो रही है। तो इससे क्या पूरे देश को एक संदेश मिल रहा है या मुख्यमंत्री की तरफ से एक प्रेरणा मिल रही है नदियों के संरक्षण की? नर्मदा देवी के 2 स्वरूप हैं। ये उत्तर आपको थोड़ा सा विचित्र लगेगा, दक्षिण तट। ये नहीं, इसके 2 स्वरूप हैं। एक इसका आध्यात्मिक स्वरूप है, जो एक देवी का स्वरूप है, जो भगवान शिव की पुत्री है, जो मोक्षदायिनी है, जो सर्वत्र आनंद देने वाली है। उसको कहते ही नर्मदा इसलिए है कि वो आनंद देने वाली नदी है और इसलिए ये इसका आध्यात्मिक स्वरूप है। दूसरा इसका व्यावहारिक स्वरूप है। जो इसका वास्तविक स्वरूप है वो एक नदी का है। और एक नदी का काम क्या है? नदी का काम है जल को लेकर चलना। और ये जल को लेकर चलने वाली नदी, आज इसकी ये स्थिति है कि कच्छ में पाकिस्तान की बॉर्डर पर जो व्यक्ति आज पानी पी रहा है वो नर्मदा जी का पानी पी रहा है। कहां पाकिस्तान की बॉर्डर है और कहां जबलपुर, पर जबलपुर की हमारी माँ का पानी पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारा आदमी पीता है। हम यहाँ जल शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो जैसे ये नदी नहीं है, आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। हम दीपदान के द्वारा कहीं ना कहीं हम जल को प्रदूषित ही कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक धार्मिक महत्व भी छुपा हुआ है दीपदान में, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ परंपराएं समय के साथ साथ विकृत हो जाती। दीपदान जो था उसका वास्तविक जो स्वरूप प्राचीन काल में रहा होगा, ऐसा मुझे लगता है, वो ये था
कि पत्तल के दोने हुआ करते थे। पत्तल यानी पत्ते के, और जनरली वो पलाश के पत्ते के दोने बनते थे। उन दोनों के अंदर आटे का दीपक रहता था। उस आटे के दीपक के अंदर केवल कपास की उतनी ही बत्ती रहती थी जो देवी के अंदर उसको प्रवाहित करने के बाद 1 से 3 मिनट 5 मिनट तक जलती रहे। ठीक है ना। अब होता क्या था कि जैसे आपने उस दोने को पानी में रखा, वो बत्ती जो है वो कपास की बत्ती है, उसमें ना तो बहुत ज्यादा घी लगा हुआ है, ना तेल लगा हुआ है, ना कुछ और है। वो जली, वो खत्म हो गई। अब क्या बचा? सिर्फ आटा बचा तो मछलियों के काम आ गया। एग्जैक्टली। तो वो उस समय का स्वरूप था। पर प्रकृति, संस्कृति और विकृति ये तो एक दूसरे के नेचुरल फॉलोअर्स हैं। प्रकृति से संस्कृति बनती है और संस्कृति में विकृति आती है। तो आज जो हम देख रहे हैं विकृत स्वरूप है। नहीं, जो संस्कृति में विकृति आ रही कहीं ना कहीं हमारी ही देन है। हम इतना अच्छा संस्कृति को समझ रहे हैं, फिर भी हम ही विकृत कर रहे हैं आज प्रकृति को। देखिए, मानव प्रदूषण कौन करता है? मानव करता है। प्रदूषण तो केवल मानव करता है। तो ये स्वार्थ है ना फिर मानव का। निश्चित ही स्वार्थ है। फिर हम अपने स्वार्थ के लिए अपनी ही माँ नर्मदा को हम दूषित कर रहे हैं। और अभी ये नर्मदा सेवा यात्रा जन आंदोलन के रूप में लोगों के संदेश पहुंचा रहे हैं, तो लोगों को और कैसे जागृत किया जाए? मैं प्रणाम करता हूं शिवराज सिंह चौहान जी के नर्मदा प्रेम को। उनका जो नर्मदा जी के प्रति भाव है, मैंने प्रत्यक्ष निकट से देखा। उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति इतना संवेदनशील हो कि एक नदी के प्रति इतना भावुक हो जाए कि उसके बारे में बोलते हुए, जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में उनकी आंखों में आंसू आ गए। आंखों में आंसू इसलिए आए कि डिंडोरी में एक ब्रिज के ऊपर उन्होंने ब्रिज का वो लोकार्पण करने के लिए गए और वहां नदी थी नहीं, सूखा था, पूरा सूखा हुआ था। तो इस एक चीज ने उनके मन पर इतना गहरा प्रभाव डाला कि ये पूरा का पूरा प्रकल्प खड़ा हो गया। और आज की तारीख में मुझे लगता है कि ऑलरेडी लाखों लोग इसके साथ जुड़ चुके हैं। 50-50 हजार, 60-60 हजार की भीड़ हमने सभाओं में देखी है। रामनगर जैसे रिमोट स्थान पर, मंडला से 13 किलोमीटर दूर, एकदम बीहड़ जंगल के अंदर, और वनवासी चले आ रहे हैं जंगलों में तो से। जैसे वनवासी, जैसे अभी आपने बात की, तो ऐसे नर्मदा परिक्रमा वासी भी काफ़ी परिक्रमा करते हैं। आए दिन उनकी पंचकोशी परिक्रमा यात्रा निकालते हैं। ये इस नर्मदा सेवा यात्रा के द्वारा तो काफ़ी योजनाएं और काफ़ी सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं, लेकिन इन नर्मदा परिक्रमा वासी को जो जटिलताओं का सामना करना पड़ता है, कभी भौगोलिक तो कभी मौसम की मार, उनके लिए क्या कुछ प्रयास किया जा रहा है जिससे उनको परिक्रमा के दौरान कुछ असुविधाओं का सामना न करना पड़े? इसके लिए नर्मदा परिक्रमा के भाव को समझना आवश्यक है। नर्मदा परिक्रमा करते समय यदि परिक्रमावासी के पैर में कांटे नहीं गड़े तो उसको पुण्य नहीं मिलता। नहीं, कांटे वो तो उनका भाव है, उनकी आस्था है, तभी वो परिक्रमा कर रहे हैं। इतनी ठंड है या भाई देखिए, पहले समय में ऐसा हुआ करता था कि जो ये वनवासियों के घर थे, जो ग्रामवासियों के घर थे, जो बिल्कुल नर्मदा जी के तट पर होते थे, शाम के समय वो लोग अपने घर में एक हंडी रख देते थे, उसके अंदर पानी गर्म करके रखते थे, और जब ये परिक्रमावासी आते थे तो उस हंडी में नमक डालकर सबसे पहले उनके पैर उस नमक के पानी में डलवाते थे, उसके कांटे निकाला करते थे। नहीं, वो तो ठीक है डॉक्टर साहब, जैसे आज हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और इस हाईटेक युग में भी अगर उनको ये जटिलताओं का सामना करना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने जो परिक्रमावासी है उनके साथ गलत हो रहा है। नहीं, आई विल नेवर एग्री विद यू ऑन यू, आई विल नेवर एग्री। सुनिए मेरी बात को, थोड़ा 1 मिनट पूरा सुन लीजिए। देखिए, जबलपुर से बंबई जाना है तो हमारे पास 4 उपाय हैं। हम बैलगाड़ी से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते, बस से जा सकते हैं, हम ट्रेन से जा सकते हैं, हम हवाई जहाज से जा सकते हैं। हमको चूज कर रहा है कि हम कैसे जाएंगे। एक परिक्रमावासी नोइंग वेरी वेल कि रास्ते में क्या कठिनाइयां हैं, परिक्रमा करने का व्रत लेता है। ये एकमात्र ऐसी नदी है विश्व की जिसकी परिक्रमा होती है, दूसरी किसी नदी की नहीं होती। इन्हीं की इतनी पवित्रता क्यों है? क्योंकि ये मोक्षदायिनी है। व्यक्ति क्या चाह रहा है? मोक्ष चाह रहा है। तो मोक्ष से बड़ी तो कोई
और टारगेट नहीं हो सकती। और अगर मोक्ष प्राप्त करना है तो अगर पैर में थोड़े कांटे गड़ गए, थोड़े अगर 2-4 पैर में मोच आ गई, 2-4 खाना खाने नहीं मिला और थोड़ा अगर गड्ढों में से जाना पड़ गया तो क्या दिक्कत है? नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे अभी हम नर्मदा सेवा यात्रा कर रहे हैं और लोगों की सुख सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था है, यहाँ पर इसकी व्यवस्थाएं हैं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी कई सुविधाएं मिल रही है लोगों को। तो इन परिक्रमा वासियों को भी ऐसी कुछ सुविधाएं प्रदान की जाए जिससे उनकी परिक्रमा थोड़ी आसान हो जाए। आपका जो प्रश्न है मैं इसके साथ सहमत हूँ। मेरा मानना यह है कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और 21वीं शताब्दी की परिक्रमा मार्कंडेय जी की परिक्रमा के समान नहीं हो सकती। मार्कंडेय जी घर से निकले तो 12 साल के बाद परिक्रमा करने के बाद ही वापस लौटे। अब आज के युग में 12 साल की परिक्रमा करने वाले लोग तो अब है ही नहीं। अब जो व्यक्ति हैं, आज मैं प्रत्यक्ष जानता हूं ऐसे लोगों को जिन्होंने कई बार नर्मदा जी की परिक्रमा कार में की हुई है। तो कार से भी होती है, परिक्रमा तो हो रही है भाई। पुण्य जो है वो 100 किलोग्राम्स नहीं मिलेगा तो 50 किलोग्राम्स मिलेगा। और कुछ मेरी जानकारी में ऐसे भी मेरे मित्र हैं जिन्होंने हवाई जहाज से परिक्रमा की है। उन्होंने एक चार्टर प्लेन लिया और अमरकंटक से शुरू किया और पूरी परिक्रमा की और एक दिन में वापस आ गए, तो उनको 10 किलोग्राम पुण्य मिलेगा। पर उन्होंने क्या देखा? नर्मदा का सौंदर्य। उन्होंने क्या देखा? नर्मदा के आसपास होने वाले तटों की विभीषिका। उन्होंने ये भी देखा कि कितनी कट गई है नर्मदा। उन्होंने ये भी देखा कि मिट्टी का कितना क्षरण हुआ है। तो उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि नर्मदा जी के चारों ओर क्या परिस्थिति है। और कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में ये भाव इसी से आया है। बहुत सुंदर चित्र भी लिए गए, आकाश से लिए गए कि नर्मदा जी की आज क्या स्थिति है। तो हम चाहें तो हवाई जहाज से भी कर सकते हैं, कार से भी कर सकते हैं। मेरी जानकारी में कुछ लोगों ने राफ्टिंग किया है नर्मदा जी, अमरकंटक से लेकर भरोच तक। और हमारे एक मित्र हैं डॉक्टर गोविंद मिश्रा, उन्होंने तैर के की है। ये अपने अपने भाव है, कोई किस हिसाब से कर रहा है। व्यक्ति पैदल चल रहा है उसको सुख सुविधाएं मिलना चाहिए। स्थान स्थान पर उनके लिए पड़ाव होना चाहिए। रात्रि में अगर उनको विश्राम करने की आवश्यकता है तो धर्मशालाएं होना चाहिए। भिक्षा की व्यवस्था होना चाहिए। शूलपाणेश्वर में उनके ऊपर डकैतों का आक्रमण नहीं होना चाहिए। हम जानते हैं कि शूलपाणेश्वर में जब लोग जाते हैं तो उनके पास जो कुछ भी होता है वो छुड़ा लिया जाता है। तो वो भी व्यवस्था होना चाहिए। वहाँ पुलिस भी होना चाहिए, वहाँ मार्ग दिखाने वाले लोग भी होना चाहिए। शूलपाणेश्वर की जो झाड़ियाँ हैं उनमें तो मैंने सुना है कि लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं चलते चलते। बिल्कुल, ये जो परिक्रमावासी है उनको भी जब ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो इससे हमारी आस्था और संस्कृति में और प्रोत्साहित होकर लोग आगे बढ़ेंगे। यही नर्मदा जी के किनारे पर थोड़ी दूर पर हमारी एक गौशाला है। वहाँ पे हमने एक स्थान बना रखा है जहाँ पर अब हम लोग महाराष्ट्र से हैं, मराठी हैं, और महाराष्ट्र के खास करके पूना, मुंबई, सांगली, कोल्हापुर इस एरिया के जो परिक्रमावासी होते हैं उनको ये मालूम रहता है कि कहाँ रुकना है, तो उनके मेरे को फ़ोन आते हैं, वहाँ रुकते हैं हमारी गौशाला में। बिल्कुल, जैसे अभी आपने बताया कि जैसे बाकी लोगों को भी ऐसे पता रहना चाहिए कि जो परिक्रमा कर रहे हैं उनकी कहाँ रहने की व्यवस्था है, उनको और कौन कौन सी सुविधाएं, तो मेरे ख्याल से और लोगों का उत्साह इसमें बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए आज की युवा जो पीढ़ी है वो बहुत मेरे ख्याल से स्पिरिचुअल है। आज हम देखते हैं कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर के सामने ऐसी भीड़ रहती है कि हनुमान जी के दर्शन दुर्लभ हो जाते हैं। शनिवार के दिन शनि जी के मंदिर में आप देखिए बिल्कुल बाकायदा टाई सूट बूट पहने हुए लोग शनि जी को तेल चढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो ये जो एक विरोधाभास है हमारी संस्कृति के अंदर, पाश्चात्य का इतना ज्यादा होने के बाद भी हमारे भारत देश में लोगों में इतनी धर्म के प्रति। मैं तो एक बार काली मंदिर में वहां पर काली घाट पर था, तो वहां पर एक सज्जन थे जो बिल्कुल ऐसा अच्छा बढ़िया भस्म लगाए हुए थे, लुंगी बांधे हुए थे। मैंने देखा कि वो साउथ इंडियन लग रहे हैं। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसरो में साइंटिस्ट हूँ। अब इसरो में साइंटिस्ट काली जी के दर्शन त्रिपुंड लगा करके बाकायदा कर रहे थे। अब सोच लीजिए आप, ये विरोधाभास है, पर यही तो भारत है। भारत में ही पूरी संस्कृति बसती है। डॉक्टर साहब, प्रदेश संयोजक होने के नाते
आप लोगों से क्या आह्वान करना चाहेंगे नर्मदा सेवा यात्रा के बारे में? सेवा यात्रा की तो कुछ बात हुई नहीं, पूरी सैद्धांतिक बातें होती रही। अगर आप मुझे थोड़ा सा समय दें तो मैं आपको सेवा यात्रा के बारे में भी बताऊं। बिल्कुल, आप बताइए। सेवा यात्रा का मूल उद्देश्य है लोगों को वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना। ये पहला उद्देश्य है और सबसे प्रमुख उद्देश्य है। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नर्मदा जी के दोनों तटों पर 1 किलोमीटर तक हरी चुनरी यानी सघन वृक्षारोपण होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ऐसी परिस्थिति 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद हमको देखने मिलेगी कि जब हम आकाश से चित्र लेंगे नर्मदा जी का, तो बीच में नीला नीला जल और दोनों तरफ हरे हरे वृक्ष, ऐसा दृश्य दिखाई पड़ेगा। दूसरा है नशा मुक्ति। इसको मुख्यमंत्री जी ने नशा मुक्ति के साथ जोड़ दिया। आज व्यक्ति नर्मदा जी की सौगंध खा करके कह रहा है कि हम नशा नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि भाई नर्मदा जी के तट पर शराब की दुकानों का नीलाम नहीं होगा। तीसरा है ओडीएफ। बार बार मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नर्मदा जी के तट पर सुबह उठे और लोटा लेकर के बैठ गए, तो ये तो नर्मदा जी की पूजा नहीं है। पहले लोटा लेके बैठ गए, फिर थोड़ी देर के बाद जाकर के पूजा करने लगे, तो ये तो विडंबना है, ये पाखंड है। इसलिए इस पाखंड से बचो तो ओडीएफ करो। तो इसमें स्वच्छ भारत का विषय भी आ गया। और सबसे बड़ा जो प्रदूषण का कारण है नर्मदा जी के अंदर, वो है रासायनिक प्रदूषण किसानों के द्वारा। हमारे बेचारे किसान जो यूरिया और कई प्रकार के केमिकल्स डालते हैं, अगली बरसात में वो सारे के सारे केमिकल्स पेड़ नहीं रोकते, वो सब बह के नर्मदा जी में आ जाते हैं। तो हम लोग संकल्प करा रहे हैं कि भाई हम जैविक कृषि ही करेंगे, रासायनिक खाद का प्रयोग नहीं करेंगे। तो किसानों को क्या प्रशिक्षण दिया जा रहा है इसके लिए? लगातार हमारी जो जन अभियान की टीम है, जो इसकी नोडल एजेंसी है और जिन्होंने ये सारा होमवर्क किया है, अनेक प्रस्फुटन और नवांकुर जो संस्थाएं हैं उनको खड़ी किया है, जो नर्मदा जी के क्षेत्र में बराबर काम करती रहेंगी और किसानों का प्रशिक्षण करती रहेंगी कि मेरे भाई रासायनिक कृषि आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल लाभ दे सकती है, उसके बाद चौथे साल आपके जमीन को बंजर कर देगी। इसलिए आप जैविक कृषि पर आइए, आप गौ आधारित कृषि पर आइए और आप उससे दुगना फायदा लेंगे। और मुख्यमंत्री जी ने तो 1 किलोमीटर तक के लिए उन्होंने कह ही दिया कि जो किसान अपनी जमीन में फलदार पेड़ लगाएगा वो आगे चल के फल भी खाएगा और गुठलियों के दाम भी प्राप्त करेगा। आम के आम और गुठलियों के दाम, तो उसको 60,000 रुपए की गिफ्ट मिल रही है ना, पेड़ लगाने की 2.5 प्रति हेक्टेयर। और प्लस जो गड्ढे खोद रहा है, जो बाड़ी लगा रहा है, जो ड्रिप इरिगेशन की व्यवस्था कर रहा है, उसमें 40% उसको सब्सिडी मिल रही है। तो इसी को हम कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। और हम लोग तो कह रहे हैं कि आप खूब आम लगाइए, तो आम के आम भी लीजिए और बाद में गुठलियों के दाम भी लीजिए। ये मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद फिर बहुत सारी दूसरी चीजें इसके साथ में जुड़ गई हैं। कुछ ऐसी योजनाएं जिसमें और भी समितियां इसमें आगे आए नर्मदा सेवा यात्रा या नर्मदा शुद्धिकरण अभियान में? सरकार ये कतई नहीं कह रही है कि सारा काम हम करेंगे। सरकार यही कह रही है कि हमसे जो संभव है वो हम करेंगे। उदाहरणार्थ, जो जबलपुर के अंदर 5 मुख्य नाले हैं जो सारे जबलपुर का मल जल ला करके नर्मदा जी में मिलाते हैं, वो सारे के सारे नाले बरगी में सीएम साहब ने घोषणा की है। उन सारे नालों को, उनका पानी जो है उसको डाइवर्ट करके और उसको ट्रीट करके और सिंचित भूमि के ऊपर छोड़ा जाएगा। यहाँ सिंचित होती है किसानों के द्वारा, वो नर्मदा जी में नहीं छोड़ा जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है, आप कल्पना करिए। 5 प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे अंदाज से कम 1000 करोड़ के प्रोजेक्ट हो जाएंगे। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, 15 लाख की जनसंख्या है, उसका पानी यहाँ पे मिल रहा है। और ऐसे यहाँ से लेकर के अलीराजपुर तक, अमरकंटक में जहाँ नर्मदा जी का उद्गम है, उसी स्थान पर उद्गम से 20 फुट दूर अमरकंटक का जलमल निकासी का नाला आकर के मिलता है। जहाँ पे माई का उद्गम है, वहाँ उद्गम होने के बाद, कुंड के बाहर आने के बाद जैसे ही माई प्रवाहित होती हैं, आप आचमन छोड़ दीजिए, पैर नहीं डुबा सकते उसमें, क्योंकि वो वहाँ के लोगों का जलमल है। माई कम, जलमल ज्यादा। लोगों को शिक्षित करने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। और यहाँ वहाँ का जो संयंत्र है वो 11 मई के पहले स्थापित हो जाएगा। यही तो सबसे बड़ी बात है। ये सरकार केवल कहने के लिए नहीं कर रही है,
ये डॉक्टर करने के साहब, लिए बहुत बहुत कर रही है। धन्यवाद। आपकी नर्मदा सेवा यात्रा बहुत सफल हो, हमारी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद।